वर्धन वंश थोड़ा सा नोट करने की शुरुआत करेंगे। हेडिंग डालेंगे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। थानेश्वर का पुष्यभूति ऑब्लिक वर्धन वंश, हेडिंग डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। थानेश्वर का पुष्यभूति ऑब्लिक वर्धन वंश। नीचे शुरुआत करेंगे। इस वंश की राजधानी, इस वंश की आरंभिक राजधानी, इस वंश की आरंभिक राजधानी थानेश्वर ब्रैकेट में हरियाणा, थानेश्वर ब्रैकेट में हरियाणा में थी, जबकि बाद में हर्षवर्धन ने, जबकि बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज में राजधानी बनाई थी। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। और इस वंश के राजाओं का क्रम है डैश। इस वंश के राजाओं का क्रम है डैश। नीचे लिखेंगे पुष्यभूति, एरो दे दे करके, पुष्यभूति एरो नरवर्धन, याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। पुष्यभूति एरो नरवर्धन एरो राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन प्रथम एरो आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन एरो प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन एरो राज्यवर्धन द्वितीय एरो हर्षवर्धन। पैराग्राफ चेंज करके प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम राजा था। प्रथम, इस वंश का प्रथम राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसकी एक अन्य उपाधि इसकी एक अन्य उपाधि हूण हरिण केसरी की थी। अंडरलाइन करेंगे ये उपाधि, हूण हरिण केसरी की थी।
राज्यवर्धन द्वितीय कौमा कृष्ण तथा हर्षवर्धन इसके पुत्र थे। जबकि राजश्री इसकी पुत्री थी। राजश्री इसकी पुत्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के ग्रहवर्मा के साथ हुआ था, जिसकी हत्या देवगुप्त ने कर दिया था। और राजश्री को कुछ समय के लिए बंदी बना लिया था। पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन अगला राजा हुआ। ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन 605 ईस्वी में अगला राजा बना। 605 ईस्वी में अगला राजा बना। राज्यवर्धन की उपाधि परम सौगात थी। और इसने परम सौगात उपाधि परम सौगात थी। और इसने देवगुप्त की हत्या की। किंतु गौड़ ब्रैकेट में बंगाल के राजा शशांक ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना।
इसी दौरान एक बार जब राजश्री विंध्य के जंगलों में जब सती होने के लिए गई थी, तब हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की मदद से राजश्री को सती होने से बचाया था। दिवाकर मित्र की मदद से राजश्री को सती होने के लिए बचाया था, सती होने से बचाया था। कन्नौज के भंडी सरदार के अनुरोध तथा राजश्री को प्रशासन में सहायता करने के उद्देश्य से कन्नौज ने अपनी राजधानी करने के उद्देश्य से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज और कन्नौज को ब्रैकेट में लिखना, क्या कहा जाता था इसके प्राचीन काल में? महोदय श्री। कन्नौज को महोदय श्री कहा जाता था, ब्रैकेट में महोदय श्री। कन्नौज ब्रैकेट में महोदय श्री को बनाया, अपनी राजधानी कन्नौज ब्रैकेट में महोदय श्री को बनाया। हेडिंग डालेंगे हर्षवर्धन 606 से 647। उसमें रमेश जी के टेबल पे किनारे में इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां थीं। डैश शकलोत्तर पथनाथ, कॉमा
शकलोत्तर पथनाथ, कौमा परम माहेश्वर, परम महेश्वर, कौमा मगधराज, मगधराज आदि। इसी में वेनसोंग ने ऑब्लिक चीनी स्रोतों में इसे शिलादित्य कहा गया है। जबकि इसकी दानशीलता के कारण इसे भारतीय हातिम भी कहा गया है। भारतीय हातिम भी कहा गया है। पैराग्राफ चेंज करके, आरंभ में हर्षवर्धन शैव धर्म का उपासक था। और इसके सिक्कों पर नंदी पर सवार शिव और पार्वती का अंकन मिला है। किंतु बाद में वेनसांग के प्रभाव से इसने महायान बौद्ध धर्म अपना लिया। हर्षवर्धन के समय ही कन्नौज में महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एक सभा का आयोजन हुआ था।
जिसकी अध्यक्षता भेनसांग ने की थी। जिसकी अध्यक्षता भेनसांग ने की थी। इस सभा में ही भेनसांग को इस सभा में ही भेनसांग को महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधि प्राप्त हुई थी। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था जिसमें हर्षवर्धन क्रमशः सूर्य, बुध, शिव की पूजा करता था। भेनसांग छठे मोक्ष परिषद में छठे महामोक्ष परिषद में छठे महामोक्ष परिषद में 635 ईस्वी में भाग लिया था। पैराग्राफ चेंज करके हर्षवर्धन के कुछ प्रमुख अभिलेख हैं डैश। अभिलेख हैं डैश। नंबर 1 नीचे लिखेंगे बांसखेड़ा अभिलेख, ब्रैकेट में शाहजहांपुर, ब्रैकेट क्लोज, डैश। इस लेख पर हर्षवर्धन का हस्ताक्षर है जो कि भारत में
हस्ताक्षर का प्रथम नमूना है, या साक्ष्य है या उदाहरण है, प्रथम नमूना है। नीचे नंबर 2 मधुबन लेख ब्रैकेट में मऊ, मधुबन लेख ब्रैकेट में मऊ। डैश, इससे ग्राम दान का उल्लेख है। नीचे नोट, हर्षवर्धन के उपरोक्त दोनों अभिलेखों से हर्षवर्धन के उपरोक्त दोनों अभिलेखों से उसके जल सेना की जानकारी मिलती है। अगली लाइन से नीचे पैराग्राफ चेंज करके, हर्षवर्धन के एकमात्र हार की जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी, आपने पहले भी लिखा है इस बात को, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से मिलती है, जिससे पता चलता है कि 630 से 34 ईस्वी के बीच नर्मदा नदी ब्रैकेट में हर्षवर्धन की दक्षिणी सीमा, हर्ष की दक्षिणी सीमा, नर्मदा नदी ब्रैकेट में दक्षिणी सीमा ब्रैकेट क्लोज के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। हालांकि वेनसांग के
सीयूकी में भी, वेनसांकी सीयूकी, वेनसांकी सीयूकी में भी सीयूकी में भी हर्ष की हार की जानकारी मिलती है। वेनसांग ने ही बताया है, वेनसांग ही बताता है कि हर्ष अपने एक दिन को, हर्ष अपने एक दिन को मतलब रोज एक दिन को 3 भागों में बांटकर, 3 भाग, इतने से इतने के बीच अमुक काम, उतने से उतने के बीच अमुक काम, उतने से उतने के बीच तीसरा काम, एक दिन को 3 भाग में बांटकर कार्य करता था। जबकि अपनी संपूर्ण राजकीय आय को, जबकि अपनी संपूर्ण राजकीय आय को 4 भागों में बांटा था। वेनसांग ये 2 अलग से जानकारी दे रहे हैं हर्षवर्धन के विषय में। बांटा था। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख जिसमें कालिदास तथा भारवी के नामों का भी उल्लेख है, कालिदास तथा भारवी के नामों का भी उल्लेख है, कौमा कौमा से हर्षवर्धन की, से हर्षवर्धन की गज सेना, गज मतलब हाथी, हस्ती सेना की भी जानकारी मिलती है। पैराग्राफ चेंज करके, हर्ष के सिक्के, हर्ष के सिक्के नालंदा, नालंदा ब्रैकेट में मिट्टी का, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, सोनीपत, सोनीपत कहां पे है? हरियाणा में, सोनीपत ब्रैकेट में तांबे का जिस पर, ब्रैकेट में तांबे का जिस पर, अर्थात तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है, तांबे का जिस पर हर्षवर्धन पूरा नाम लिखा मिला है। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, भट्टौर, भट्टौर ब्रैकेट में फैजाबाद ऑब्लिक चांदी का सिक्का,
तथा फर्रुखाबाद ब्रैकेट में स्वर्ण सिक्का। प्राप्त हुआ, ब्रैकेट क्लोज, प्राप्त हुआ है। पैराग्राफ चेंज करके, हर्ष के साम्राज्य में कश्मीर को छोड़ लगभग संपूर्ण उत्तर भारत शामिल था। कश्मीर तथा कामरूप ब्रैकेट में कामरूप मतलब असम, ब्रैकेट में असम। कश्मीर तथा कामरूप ब्रैकेट में असम, ब्रैकेट क्लोज, हर्षवर्धन के मित्र राज्य थे। कश्मीर का समकालीन राजा दुर्लभ वर्मन था। जिसने हर्षवर्धन को बुद्ध का दांत दिया था। बुद्ध का दांत दिया था, जिस पर कन्नौज में एक स्तूप का निर्माण हर्ष ने कराया था। कामरूप का समकालीन राजा भास्कर वर्मन था। वैनसांग यहीं से, अर्थात कामरूप से, यहीं से हर्ष के राज्य में आया था। हर्ष के राज्य में आया था। पैराग्राफ चेंज करके, हर्षवर्धन एक अच्छा बांसुरी वादक था।
बांसुरी वादक था, जिसे साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। इसकी कुछ पुस्तकें हैं डैश। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। बाणभट्ट, कौमा मयूर ब्रैकेट में, मयूर के साथ ब्रैकेट में पुस्तक सूर्य शतक। ब्रैकेट क्लोज, मयूर की पुस्तक सूर्य शतक, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा मातंग दिवाकर तथा हरिदत्त आदि हर्ष के दरबारी थे। हर्ष के दरबारी थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित कौमा कादंबरी ब्रैकेट में पुलिंद भट्ट के साथ मिलकर ब्रैकेट क्लोज तथा चंडी शतक पुस्तकों की रचना की थी। हर्षचरित, एक लाइन, हर्षचरित में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। और इसमें सिंचाई के साधन के रूप में
के रूप में रहट रहट ब्रैकेट में तुला यंत्र का उल्लेख भी मिलता है। हर्ष के ही समकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त ब्रैकेट में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य आपको पहले भी लिखाया है। ब्रैकेट क्लोज। तथा मीमांसा दर्शन के एक प्रमुख विद्वान कुमारिल भट्ट थे। कुमारिल भट्ट थे। इसी के काल में वामन ज्यादित्य ने कशिका नामक पुस्तक लिखी थी। कशिका नामक पुस्तक लिखी थी। पैराग्राफ चेंज करके 647 ईस्वी में ईस्वी में 647 का मतलब क्या हो गया? 7वीं सदी हो गया। हर्ष की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद 8वीं सदी में कन्नौज का राजा यशोवर्मन हुआ। जिसके दरबारी वागपति ब्रैकेट में
इस पुस्तक गॉड वहो वागपति गॉड वहो पुस्तक के लेखक हैं। एंड भवभूति पुस्तक है, दो प्रमुख पुस्तक हैं, मालती माधव भवभूति, मालती माधव एंड महावीर चरित। जिसके दरबारी वागपति, इनकी पुस्तक का नाम ब्रैकेट क्लोज, तथा भवभूति ब्रैकेट में पुस्तक मालती माधव एंड महावीर चरित थे। यशोवर्मन के बाद, इसी में लिखते रहेंगे, यशोवर्मन के बाद कन्नौज पर आयुध वंश का शासन हुआ। आयुध वंश का शासन हुआ, जिसके एक राजा इंद्रायुध को सत्ता से हटाकर चक्रायुध को राजा बनने में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने मदद की। फलस्वरूप कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर अगले 200 वर्ष तक चलने वाले वाला त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ, जिसमें पूर्व के पाल वंश पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार तथा दक्षिण भारत के
राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया? उल्लेखनीय है कि राजधानी के रूप में आरंभ में जो महत्व पाटलिपुत्र का था, वही हर्षवर्धन के समय से, वही महत्व हर्षवर्धन के समय से कन्नौज का स्थापित हो गया था। और कोई भी तत्कालीन शक्ति इसके व्यापार वाणिज्य के महत्व के कारण इस पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। बारी बारी से पाल वंश लिखना बंद करें, देखेंगे जरा। चले, पाल वंश को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनका जो साम्राज्य था या राज्य था, कहां पे देखने को मिलता है? तो ये मूल रूप से बंगाल एंड बिहार के क्षेत्र पे शासन करते थे। बिहार बंगाल का ही हिस्सा था, बिहार बंगाल एक ही बात। इनके जो भी राजा होते थे, ये पाल राजा, ये प्रश्न पूछा हुआ है, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और इन लोगों की एक सामान्य उपाधि होती थी, परम सौगात। जो राज्यवर्धन के लिखा है, सामान्य एक उपाधि होती थी परम सौगात की। महत्वपूर्ण प्रश्न। बंगाल बिहार में इनका राज्य था और राजधानी कहां पे थी? पाटलिपुत्र। एक प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश था जिन्होंने अंतिम रूप से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाल वंश अंतिम राज्य था जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी। हालांकि बाद में यह राजधानी चेंज हो जाती है देवपाल के समय और राजधानी हो जाती है मुंगेर, बिहार में। पाल अंतिम लोग थे जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई हुई थी। इन लोगों ने लगभग 400 वर्ष तक शासन किया हुआ था। शासन लगभग 400 वर्ष तक देखने को मिलता है। संस्थापक कौन था?
तो इस वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल, नाम पता होगा गोपाल। और गोपाल को लेकर के दो बातें देखने को मिलती हैं। एक, बंगाल में ओदंतपुरी विहार, ओदंतपुरी विहार की स्थापना किसने की थी? तो जो बंगाल में पहाड़पुर वाला स्थान जो लिखा हुआ है आपने पहले, पहाड़पुर अर्थात बांग्लादेश में अभी ये एरिया, तो वहीं ओदंतपुरी पे लिखा हुआ है देवपाल के लिए, लेकिन ज्यादा प्रमाणिक यही है। इसके अलावा ये राजा कैसे बने, तो इसके पीछे कहानी यह है कि आम जनता द्वारा ये राजा चुने गए। बंगाल की आम जनता के सहयोग से ये राजा बने हुए थे। अब आम जनता क्यों इनको राजा बना रही है? इन पे भरोसा की होगी। क्यों भरोसा की? क्योंकि आम जनता बंगाल की जो थी वो पीड़ित थी। किस वजह से पीड़ित थी? तो ये जो पीड़ित थी वो मत्स्य न्याय की वजह से पीड़ित थी। पहली बार आप ये शब्द सुन रहे होंगे, मत्स्य न्याय। याद करेंगे, आईएएस में प्रश्न पूछा हुआ है। मत्स्य न्याय से पीड़ित थी। ये क्या होता है? मत्स्य न्याय का मतलब होता है शोषण, अर्थात जो आज भी हम देख रहे हैं। अब आज से आप इस शब्द को, टर्म को नहीं भूलेंगे आजीवन। आज भी हम देखते हैं जो बाहुबली किस्म के लोग होते हैं, जिनके आज घर योगी सरकार में तोड़े जा रहे हैं, ऐसे कुछ बाहुबलियों के द्वारा आम जनता को परेशान करना, शोषण करना, यही होता है मत्स्य न्याय। और मत्स्य न्याय से पीड़ित आम जनता के सहयोग से गोपाल राजा बना हुआ था। बात समझ में आ गई होगी। क्यों भाई? बताएंगे। इसके बाद अगला जो राजा बनता है उसका नाम हो गया गोपाल। इसके बाद अगला नाम आएगा धर्मपाल। इसके बाद नाम आएगा देवपाल। इसके बाद नाम आएगा विग्रहपाल। इसके बाद नाम आएगा नारायणपाल। नारायणपाल। इसके बाद नाम आएगा महिपाल प्रथम का। इसके बाद नाम आएगा महिपाल द्वितीय का। इसके बाद नाम आएगा रामपाल। और लास्ट में नाम आएगा मदनपाल। मदनपाल पाल वंश के अंतिम राजा थे। अंतिम राजा। अंतिम राजा हो गए मदनपाल पाल वंश के। धर्मपाल की बात करते हैं। धर्मपाल को लेकर के 3-4 प्रमुख बातें देखने को मिलती हैं। पहला कि पालों का सामान्य उपाधि परम सौगात था, इन्होंने भी लिया होगा। इसके साथ साथ एक और उपाधि इनकी देखने को मिलती है, उत्तरापथ स्वामी की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी बनेगा। इसके अलावा इन्होंने 2 विश्वविद्यालय की स्थापना कराई हुई थी। कौन कौन सी? एक का नाम था विक्रमशिला, नाम सुना होगा, भागलपुर बिहार। और एक सोमपुरी बंगाल में। 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी। इनके समकालीन एक अरब यात्री जिसका नाम था सुलेमान ने इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, नाम है रूहमा। रूहमा किसे कहा गया है, किसने कहा है, ये बात। अगली बात, इनके दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था हरिभद्र। ये धर्मपाल साहब का विवाह
किस राजकुमारी के साथ हुआ था? आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे राजकुमारी मिले, फिलहाल राजा बनिए, मिल ही जाएगी। धर्मपाल का जो विवाह हुआ था वो राष्ट्रकूट वंश विरोधी है राष्ट्रकूट, लेकिन राष्ट्रकूट वंश की एक राजकुमारी रन्ना देवी के साथ हुआ था, रन्ना देवी, और इन्हीं से उत्पन्न पुत्र का नाम था देवपाल। देवपाल। धर्मपाल के पहले गोपाल की जो शुरुआत हो रही है शासन की 750 से 770 ईस्वी, और धर्मपाल की जो शुरुआत हो रही है 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी। अब इसके बाद सन की बात नहीं करेंगे। देवपाल अगला राजा होता है। देवपाल को लेकर के दो महत्वपूर्ण बातें। एक, इन्होंने राजधानी अपनी चेंज की पाटलिपुत्र से कहा मुंगेर, राजधानी मुंगेर स्थापित की। इनके समकालीन एक जावा सुमात्रा क्षेत्र का शैलेंद्र वंशीय शासक था जिसका नाम था बालपुत्र देव। इन्होंने एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी हुई थी देवपाल से, और इनकी अनुमति को सहयोग करने के लिए, अर्थात बौद्ध विहार जो ये बनवाना चाहते थे, तो इनको मदद करने के उद्देश्य से 5 गांव गिफ्ट में दिया था, ताकि 5 गांव का जो भू राजस्व प्राप्त होगा उससे वो बौद्ध विहार बनवा दिया जाए। इस प्रकार की दो महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो सबसे प्रतापी राजा पाल वंश में देवपाल था। नारायणपाल, विग्रहपाल, बस क्रम याद रखेंगे कि विग्रहपाल था फिर नारायणपाल था। काम कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इतिहास में इनके लिए कलम कुछ देर रोक लिया जाए। महिपाल प्रथम अगला महत्वपूर्ण राजा होता है, और महिपाल प्रथम को लेकर के जो 3-4 बातें निकल करके आती हैं वो ये, पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ही कहा जाता है। इसी के समय विक्रम चोल के नेतृत्व में गंगा अभियान हुआ था राजेंद्र चोल के द्वारा, गंगई कुंड चोलपुरम वाली कहानी। इनको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कि इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक दूत मंडल भेजा हुआ था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कि इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण विद्वान जिनका नाम था जीमूत वाहन, जीमूत वाहन, और इनकी पुस्तक एक है वो महत्वपूर्ण है जिसका नाम है दाय भाग। इस बार भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इतना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। जीमूत वाहन महिपाल प्रथम पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, इसके दरबारी थे। इन्होंने दाय भाग पुस्तक लिखी हुई थी जीमूत वाहन ने, और यह पुस्तक किस पर आधारित है, कानून पर आधारित है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर घर का मुखिया पुरुष मर जाता है तो उसके बाद उसकी संपत्ति में पहले किसको अधिकार मिलता है, उसके बाद किसको अधिकार मिलेगा, पत्नी को अधिकार मिलता है कि नहीं, बेटी को अधिकार मिलता है कि नहीं। तो अर्थात कानून, या फिर समझ लें संपत्ति एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पूरे के पूरे कानून की बात यहां पे देखने को मिलती है। ये 4 महत्वपूर्ण बातें थी महिपाल प्रथम को लेकर के।
महिपाल प्रथम के बाद महिपाल द्वितीय अगला राजा होता है। महिपाल द्वितीय अगला प्रमुख राजा होता है। और महिपाल द्वितीय को लेकर के सिर्फ एक तथ्य, महिपाल द्वितीय को लेकर सिर्फ एक महत्वपूर्ण तथ्य, इसके समय बंगाल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति दिव्योग के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ जिसका नाम है कैवर्त विद्रोह। कैवर्त वहां की रहने वाली एक जाति, कैवर्त विद्रोह, जिसमें भाई साहब की मृत्यु हो गई थी। महिपाल द्वितीय के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था और महिपाल द्वितीय निपट लिए। महिपाल द्वितीय के बाद अगला नाम रामपाल का आएगा। रामपाल के जो दरबारी थे, इनका नाम था, ये प्रश्न पूछा हुआ है, संध्याकर नंदी। नाम सुना होगा। संध्याकर नंदी ने अपने राजा रामपाल के लिए एक पुस्तक लिखी, रामपाल चरित, और इस पुस्तक में ही कैवर्त विद्रोह का उल्लेख मिलता है। अब रामपाल चरित जो पुस्तक है वो राजा राम के ऊपर नहीं बल्कि इन वाले राजा के नाम पर है, रामपाल चरित संध्याकर नंदी के द्वारा। और इस पुस्तक में ही जो कैवर्त विद्रोह पीछे हुआ था उसका उल्लेख देखने को मिलता है। रामपाल के बाद इस वंश का अंतिम राजा जो होता है वो मदनपाल है। कौन? मदनपाल। पाल वंश की सत्ता समाप्त होने के बाद, पाल वंश की सत्ता समाप्त होने के बाद पालों के बाद सेन वंश की स्थापना होती है। बंगाल क्षेत्र में सेन वंश की स्थापना होती है। अब ये सेन कौन थे? बात समझ में आ रही है आसानी से। सेन वंश की स्थापना होती है कहां पे? पालों के बाद, बंगाल में पालों के बाद। जब विक्रम चोल के नेतृत्व में गंगा अभियान हुआ था तो दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग, कर्नाटक क्षेत्र के बहुत सारे लोग बंगाल में जाकर के बस गए थे। जब विक्रम चोल के नेतृत्व में गंगा अभियान हुआ था तो कर्नाटक क्षेत्र के बहुत सारे लोग बंगाल क्षेत्र में जाकर के बस गए थे। आज भी बंगाल में बहुत सारे दक्षिण भारतीय मूल के लोग देखने को मिलते हैं। पंडित जी हैं लोग, ब्राह्मण हैं। तो ये सेन जो थे, उसी इनके जो पूर्वज थे, उसी गंगा अभियान के ही दौरान जाकर के बसने वाले बंगाल क्षेत्र के लोग थे। अर्थात ये मूलतः कौन लोग थे? दक्षिण भारतीय अर्थात कर्नाटक के ब्राह्मण थे। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? स्थापना सामंत सेन ने की थी। किसने? सामंत सेन ने। इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था उसका नाम था बल्लाल सेन। नाम सुना होगा, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन दो बातों के लिए मशहूर है। एक कि इसने दो किताबें लिखी हुई थी। एक किताब है दान सागर और एक किताब है अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर दो किताबें लिखी हुई थी। अद्भुत सागर पूरी नहीं कर पाया था। और बल्लाल सेन को लेकर के एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने बंगाल क्षेत्र में एक सामाजिक आंदोलन चलाया हुआ था। कौन सा आंदोलन चलाया हुआ था? कुलीनवाद नाम से एक आंदोलन चलाया हुआ था। कुलीनवाद नाम से एक आंदोलन चलाया हुआ था। इस वंश में जो तीसरा नाम आता है राजा का, वो नाम आता है
लक्ष्मण सेन का। नाम याद होगा आपको, लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन जब राजा था तो इसको लेकर के दो बातें हैं। इसके एक दरबारी कौन थे? तो इसके दरबारी थे जयदेव। जयदेव की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है गीत गोविंद। नाम सुना होगा, गीत गोविंद। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। जयदेव किसके दरबारी? लक्ष्मण सेन के दरबारी। लक्ष्मण सेन के समय ही 1202 में एक महत्वपूर्ण तुर्क का आक्रमण हुआ था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। नाम याद होगा, ये सब बताया हुआ है। बख्तियार खिलजी, इनकी जो राजधानी थी नदिया, नदिया पर अटैक करता है। राजा लक्ष्मण सेन डर जाते हैं और अपनी राजधानी छोड़ करके भाग जाते हैं। और राजधानी नदिया के बाद बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? राजधानी लखनौती में बनवाया हुआ था। ये सब आपको बात बहुत पहले ही बताया हुआ है। लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी नदिया छोड़ करके भाग जाते हैं। बख्तियार खिलजी वही जिसने बंगाल बिहार पर कब्जा कर लिया था। तुर्कों की ओर से मोहम्मद गोरी का यह एक सिपहसालार था और नालंदा विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त भी किया हुआ था। यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं।